हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। 1 अक्टूबर 2024 के बाद से जब से आईएमएस के बारे में जो है बातें शुरू हुई हैं, आईएमएस डैशबोर्ड जो है पोर्टल जीएसटी पोर्टल पे डाला गया है, उसके बाद से हम सब देख रहे हैं कि बहुत सारी जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। टैक्स पेयर के माइंड में उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे अब इसको फ्लो कैसे होगा, टू बी के अंदर कैसे जाएगा और टू बी से जो है थ्री बी में किस तरीके से जाएगा। वो सारी की सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हम आईएमएस को समझते हैं, उस डैशबोर्ड को समझते हैं, कैसे वो फ्लो करता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। और करना क्या है, कैसे हमारे को टू बी में भी बहुत सारी कंफ्यूजन ये हो गई है कि भैया आप क्या टू बी जो है हमें जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और कई बार ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि सितंबर और अक्टूबर 2 मंथ के इनवॉइस जो है टू बी में फ्लो हो रहे हैं, तो हमें क्या थ्री बी के लिए वेट करना है। तो हम सारी के सारी आईएमएस के सिस्टम को समझेंगे तो हमारे को समझ में आएगा कि हमको अब जो है थ्री बी जो फाइल करनी है वो किस तरीके से जो है हम अपने को फाइल करके चलनी पड़ेगी। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं, जिसको हम कहेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम बात करें तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए ना आप इसको समझिए, ये एक तरीके का वॉलेट है। ये एक तरीके का वॉलेट है जिसमें जैसे पेटीएम हो गया, ठीक है, उस तरीके का एक हमारे को वॉलेट में एक फैसिलिटी दे दी कि हम उसमें चेक कर सकते हैं कि भैया खोल के कि कितने पैसे पड़े हैं, उसमें कितने इनवॉइस हमारे पेंडिंग पड़े हैं, वो हम उसमें देख सकते हैं। उसमें इनवॉइस वाइज अपने पास जो है डिटेल हमारे को हर महीने जो है देखने को मिलेगी, किस तरीके से उसमें जो है कौन सी चीजें पेंडिंग रह गई। तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे जो है एक महीने का हमारा ये वाला इनवॉइस जो है ये वॉलेट है। ठीक है, ये वॉलेट है, हम बात कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल के लिए बात करते हैं अक्टूबर 2024 का, ये मान लेते हैं हमने ये वॉलेट जो है देख रहे हैं। अब हम 2024 में क्या देखेंगे, मान लेते हैं हमारे इनवर्ट्स हैं 1 2 3 4, चार हमने इनवर्ट्स लिए हैं। ठीक है, ये चार हमने इनवर्ट्स लिए हैं। अब हमारा वॉलेट है, अब हमारे को वॉलेट में से हमने देखा कि हम एलिजिबल जो है, हम किसके लिए एलिजिबल है, हम तीन के लिए एलिजिबल है। तो हमने इन तीन को क्या करा, हमने इन तीन को एक्सेप्ट कर लिया। एक जो है बच गया, उसको जो है हम हमारी सेक्शन 16 की कंडीशन मान लो सेटिस्फाई नहीं कर रहा अभी, वो हमने उसको पेंडिंग में छोड़ दिया। तो एक जो है हमारा किस में चला गया, एक जो है वो पेंडिंग में चला गया। तो पेंडिंग में वो पड़ा रहेगा, कब तक पड़ा रहेगा, जब तक हमारी सेक्शन 16(4) की कंडीशन, जब तक हम अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक हम अवेल कर सकते हैं, तो वहां तक वो पड़ा रहेगा अपने लिए, ताकि हम आगे उसको जब भी हमारा टाइम पीरियड हो, जब भी हमारी अवेलेबिलिटी बनेगी तो हम उसको अवेल कर सके। ठीक है ना, तो वहां पे पड़ा रहेगा। तो हमने ये जो है तीन एक्सेप्ट कर लिए, ये तीन एक्सेप्ट करके हमारा क्या हो गया, टू बी जो है, टू बी में हमारे तीन इनवॉइस आ गए। ठीक है, अगर हमने मान लो 14 तारीख के बाद हमने एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो वो चारों इनवॉइस शो कर रहा होगा, हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है ना, अभी हम पूरी चीजें देखेंगे। तो ये क्या होगा, आगे टू बी से हम इसको थ्री बी के अंदर क्रेडिट लेके अपनी रिटर्न फाइल कर लेंगे। ये हमारी हो जाएगी एक महीने की पूरी जो है प्रक्रिया, जो हमारी यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, ये एक महीने की अक्टूबर 2024 की प्रक्रिया जो है हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से अब हम नेक्स्ट मंथ चलते हैं। नेक्स्ट मंथ हमारा आ गया कौन सा, नवंबर 2024। नवंबर 2024 के अंदर अब हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं नवंबर 2024 के अंदर हमारे पास जो है पांच इनवॉइस हैं, एक, दो, ये तीन, चार और पांच। पांच इनवॉइस हमारे पास नवंबर 2024 में है। सेम वही में जो है हमारा वॉलेट रहेगा, वॉलेट तैयार करेगा। वॉलेट में क्या क्या फर्क आएगा, हमारा जो वॉलेट है, जो नवंबर 2024 की बात करते हैं, सेम वे में मान लेते हैं तीन की हमारी एलिजिबिलिटी बनती है। अब दो जो है यहाँ पे पेंडिंग रह गए। ठीक है ना, दो जो है हमारे ये पेंडिंग रह गए। अब पिछले महीना पिछले महीने का अक्टूबर का जो है ये वाला पेंडिंग है, और वो नवंबर वाला पेंडिंग आ गया, दो दो पेंडिंग आ गए। तो हमारे वॉलेट में कितने बैलेंस आ गए, हमारे वॉलेट में आ गए ये मिला के तीन पेंडिंग जो है हमारे चलेंगे। और ये तीन पेंडिंग कब तक चलेंगे हमारे, जब तक हमारी 16/4 की टाइम लिमिट जो है रहेगी। तो इसको हम अगर समझने के लिए हम कह सकते हैं हमारा ये वॉलेट एक तरीके से हमारे को एडिशनल वॉलेट एक दे दिया कि देखने के लिए, कि इनवॉइस वाइज देखने के लिए। इनवॉइस इसको कहा, इनवॉइस को मैनेज करने का सिस्टम बना दिया कि इनवॉइस देखने के लिए कि कौन सा हम ले चुके हैं, कौन सा पेंडिंग है, उसको मैनेज कर लेंगे अब। ठीक है ना, तो ये फैसिलिटी है। ठीक है ना, अब हम इसको थोड़ा सा इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट करता हूं, ताकि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करो तो वहां पे कंफ्यूजन ना बचे। So to enable the taxpayer to efficiently address invoice correction amendment with their supplier
through the portal. New communication process is being brought at the portal. This will also facilitate the taxpayer in matching their records with the करेक्ट आईटीसी, ठीक है ना, आईटीसी के साथ तो जो है उसकी प्रॉपर मैचिंग हो पाए, विच अलाउ द रेसिपिएंट टैक्सपेयर टू आइदर, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन हम रिजेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन कि अभी के लिए फिलहाल के लिए हम उसको पेंडिंग में छोड़ सकते हैं। हमने जो ऊपर अपना अभी एग्जांपल लिया था, हमने उसमें क्या किया था कि अक्टूबर मंथ में एक ये वाला पेंडिंग रखा, सेम वे में हमने नवंबर वाले मंथ में भी 2 पेंडिंग रखे, और लास्ट में हमारे टोटलिटी में 3 जो है वो पेंडिंग में आ गए थे। तो हमारे को ये फैसिलिटी मिलती है। हमने तो इसलिए क्या किया था, अक्टूबर मंथ में हमने 3 को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। 3 को हमने एक्सेप्ट किया था और हमने रिजेक्ट किसी को नहीं किया, तो इसलिए हमारे ये वाले पेंडिंग में बच गए। सपोज हम किसी को रिजेक्ट भी कर देते तो वो रिजेक्शन होके वो जो है टू बी के रिजेक्ट वाले में चला जाता वो, ठीक है ना, और फिर पेंडिंग में जो है वो नहीं ऐड होता, ठीक है ना, 3 कॉलम है, रिजेक्ट वाला हट जाएगा, पेंडिंग जो बच जाएगा वो पेंडिंग में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमने नवंबर में भी जो है 3 एक्सेप्ट करे थे और अक्टूबर में भी 3 एक्सेप्ट करे थे, ठीक है ना, तो हमारा जो है इस तरीके से फ्लो रहेगा। अब इसमें समझने वाली मेन बात क्या है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है वो सारी चीजों को हाईलाइट करेंगे हम, ठीक है। सिस्टम तो हमने सबने देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम जहां जहां आ रही है उन उन मुद्दे पे मेनली जोर देना है अपने को। दिस फैसिलिटी शेल बी अवेलेबल फॉर द टैक्स पेयर 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, तो जो है इसको जो है फिर ये जनरेट जो है वो तो ऑब्वियसली 14 तारीख के बाद ही रहेगी, है ना, तो 14 अक्टूबर ऑनवर्ड्स कह देंगे इसको हम, ठीक है। मेनली क्या है, देयरफॉर आईएमएस विल प्रोवाइड द टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू, ठीक है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली बात तो देखो ये ऑप्शनल है, ये कंफ्यूजन हो रही है कि भैया क्या हम अगर इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग जो है करने ही करने हर महीने, नहीं, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना, आप इसको चेक करो, ठीक है, चेक करके आपको कोई रिजेक्शन वाला लग रहा है रिजेक्ट करो, एक्सेप्ट वाला है एक्सेप्ट कर लो, और बाकी जो पेंडिंग वाला है पेंडिंग छोड़ दो। कुछ नहीं किया तो क्या होगा, जो एक्सेप्ट जो है सारे के सारे वो एक्सेप्ट डीम्ड एक्सेप्टेंस के अंदर ले लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आपको फैसिलिटी दी गई है, कोई बर्डन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जीएसटीआर 1 आईएफएफ और 1A जो अमेंडमेंट वाला जो रहेगा, जो 1A जो नई फैसिलिटी आई है उसके थ्रू जो है यहाँ पे जो है डाटा जो है फ्लो रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास आईएमएस का जो है पोर्टल बन के आता है, जिसपे अपने को एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का और क्या अपना तीसरा वाला पेंडिंग का, ये तीनों ऑप्शन अपने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलता है, रिजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, और हमारे को तीसरा पेंडिंग का ऑप्शन ये मिलता है, तीनों ऑप्शन मिलते हैं अपने को। अब अपने को देखो मेन मेन जो मुद्दे हैं उस पर मैं गौर कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो ये एडवाइजरी आप यहाँ से अपना जो है न्यूज एंड अपडेट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मेन मेन मुद्दे वाली बात यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मुद्दे वाली बात एक तो ये, अगर आपने जीएसटीआर 1A से जो है अमेंडमेंट करी, ठीक है, इफ अ सप्लायर हैज अमेंडेड एन इनवॉइस थ्रू जीएसटीआर 1, तो वहां पे क्या होगा, वो फ्लो होगा आईएमएस के अंदर। तो अमेंडमेंट करी 1A के थ्रू अमेंडमेंट करी तो रेसिपिएंट के पास आएगा डाटा, ठीक है ना, फ्लो के डाटा आएगा। हाउएवर आईटीसी फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग सेम विल फ्लो इन द टू बी ऑफ द रेसिपिएंट फॉर द सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट मंथ के अंदर वो फ्लो करेगा। द इनवॉइस विल which would kept pending can be available by the taxpayer at any future point of time, ठीक है ना, वो आपका जो है पेंडिंग के अंदर रहेगा, और वो आगे जो है आपका मान लो 100 का इनवॉइस था, 100 की जगह अमेंडमेंट हुई 150 का, ठीक है, आपने क्या करा कि आपने सप्लायर को बोला, सप्लायर ने उसको 1A में जो है ठीक कर दिया, उसने 100 की जगह 150 कर दिया। अब आपने उसको पेंडिंग उसमें उसको पेंडिंग में छोड़ दिया। अब जो है नेक्स्ट उसमें क्या हो गया, नेक्स्ट मंथ में उसने जब उसने ठीक कर दिया 1A में ठीक कर दिया, तो वो जो है सब्सिक्वेंट आपके पास जो है वो 150 का आ गया। जैसे ही वो 150 का आ गया उसका जो है आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन कब तक, मैक्सिमम लास्ट हम कब तक ले सकते हैं, हम सबको पता है कि सेक्शन 16(4) की जो टाइम लिमिट है उसको जो है क्रॉस नहीं हो सकता, मतलब 30 नवंबर के तक जो है अपने को जो है अपने जैसे हमारे को पहले सही कराना पड़ता है सेम वे में ही कराना पड़ेगा, मतलब टाइम लिमिट जो है वही सेम रहेगी। अपने को उसमें ध्यान में रखना है कि हम 1A के थ्रू अमेंड कर रहा है, तो वो जैसे ही हमने मान लो पेंडिंग में छोड़ दिया, वो ठीक हो गया, उसके बाद हम उसको जो है उसको एक्सेप्ट करके उसका क्रेडिट ले लेंगे। दूसरा मुद्दा ये है क्या हो गया, मान लो कि 14 तारीख को जो है आपका टू बी जनरेट होता है, ठीक है, आईएमएस भी 14 को आपके आईएमएस के अंदर भी दिख जाएगा और 2B के अंदर भी दिख जाएगा। अब मान लेते हैं 14 को जो है आईएमएस पे आया
और चेंजेस करे हमने उसमें आईएमएस में एक्सेप्ट रिजेक्ट और अपना पेंडिंग करके आपने जो है उसको 16 तारीख के अंदर उसमें चेंजेस करे, 16 तारीख के अंदर चेंजेस करे, ठीक है। उसको आपने मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 16 बिल थे, इसको इजी करने के लिए ऐसे करते हैं 10 बिल थे, 10 में से 6 जो है आपने एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है, और 3 जो है आपने रिजेक्ट कर दिए और एक जो है पेंडिंग में छोड़ दिया। अब आपने ये एक्टिविटी कब करी? 16 तारीख को करी। अब आपने क्या करना है कि आपने जो चेंजेस करे, ठीक है, आपने चेंजेस करे और उसके बाद क्या हो गया, वो चेंजेस करके आप जो है अपनी टू बी को रिकम्प्यूट करोगे, ठीक है। टू बी को रिकम्प्यूट करने के बाद आपने थ्री बी फाइल कर दी। जब जिस दिन आपने मान लेते हैं 18 को हमने थ्री बी फाइल कर दी, अब थ्री बी फाइल हमने कर दी, 6 हमने एक्सेप्ट कर दिए, एक रिजेक्ट करके एक को जो है हमने पेंडिंग छोड़ दिया। तो 6 को हम जो हमारा पोजीशन क्या रहेगा यहाँ एमएस के अंदर, हमारी एक जो है वो पेंडिंग जो है वो दिखाएगा, ठीक है ना। 6 का आपको थ्री बी के टू बी में फ्लो हो गया होगा जब आपने उसको रिफ्रेश किया, ठीक है, उसको जो है दोबारा से चेंज किया, रिकम्प्यूट किया, तो टू बी चेंज हो गया। टू बी में पहले कितने आ रहे होंगे? टोटल 10 आ रहे होंगे, पहले 10 आ रहे होंगे, आपने उसको चेंजेस करा आईएमएस के थ्रू, 6 को जो है एक्सेप्ट किया, 3 को जो है रिजेक्ट किया, एक को जो है पेंडिंग में छोड़ दिया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया उस हिसाब से आपने चेंजेस करे। तो यहाँ पे आपने जो चेंजेस करे उससे जो है इफेक्ट में क्या आ गया, आपके जो 6 थे वो आपके थ्री बी के वो टू बी के अंदर फ्लो हो गए, टू बी से आपने थ्री बी में उसका क्रेडिट लेके 18 तारीख को अपनी थ्री बी जो है फाइल कर दी, बुकड हो गया आपका। अब क्या रहेगा, आप जब नेक्स्ट बार देखोगे तो नेक्स्ट बार आपके आईएमएस के अंदर जो है एक जो आपका पेंडिंग वाला था वो रह जाएगा, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ टू बी, यहाँ पे क्या करना है, फर्दर एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ टू बी, यहाँ पे ड्राफ्ट जीएसटीआर टू बी विल बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑन द 14th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। द रेसिपिएंट विल फ्री टू टेक एक्शन, ठीक है ना, कोई वो नहीं है, आप एक्सेप्ट रिजेक्ट मॉडिफाई कर भी सकते हो, और अगर आपको जो है अगर आपने नहीं किया तो सारे के सारे क्या होंगे, डीम एक्सेप्टेंस से वो जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेप्ट इवन आफ्टर जनरेशन ऑफ टू बी भी आपकी 14 तारीख को आ गई होगी, ठीक है ना, जनरेट तो 14 तारीख को वो भी हो गई, तो लेकिन लास्ट कब तक है, तब थ्री बी फाइल करने तक, थ्री बी फाइल हो गई उसके बाद जाके जो है फर्दर तो ऑब्वियसली रिवर्स नहीं जाओगे ना, तो वहां पे वो चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपने जो चेंजेस करे उसके बाद क्या करना है, रिकम्प्यूट करना है जीएसटीआर टू बी को, ठीक है, तभी तो वो 10 से हमारे किस पे आएगा, 10 से 6 पे आएगा, और 3 हटा देगा और एक को जो है वो पेंडिंग छोड़ देगा, ठीक है। अब एक्शन क्या क्या है वो हम सबको पता है, हमारे एक तो ऑप्शन आता है नो, हमने कुछ नहीं किया, ऑप्शन वहां पे क्या क्या आते हैं, एक्सेप्ट का आता है, रिजेक्ट का आता है और पेंडिंग का आता है, ठीक है ना, ये तीन ऑप्शन आते हैं। अब हमने कुछ भी नहीं किया तो वो डीम एक्सेप्टेंस के अंदर मान लेंगे, ये अगर हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया उसमें हम कुछ नहीं करते तो 10 के 10 कहां चले जाते, वो डीम्ड एक्सेप्टेंस में चले जाते, है ना, है ना। अब हमने चेंजेस कर दिए उसमें, एक्सेप्ट कर दिया, मॉडिफाई, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग कर दिया, तो वहां पे वो 6 ने उसका 6 का जो है टू बी में फ्लो हो गया, 3 जो है वो हट गए और एक जो है वो उठ के पेंडिंग में रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो वो टू बी में ऐड हो जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो वो टू बी नॉट बी कंसिडर्ड इन टू बी जनरेशन, और यहाँ पे क्या होगा, तीसरा वाला जो है पेंडिंग वाला क्या आएगा, नॉट कंसिडरेशन इन टू बी, क्या होगा ये, अगली बार क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगली बार के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दिस इज अ फैसिलिटेशन, हमारे को ध्यान में रखना है ये फैसिलिटेशन है, नॉट एड एनी कंप्लायंस बर्डन, यहाँ पे ध्यान में रखना है, किसी को भी इसको बर्डन नहीं समझना, ठीक है ना, ये एक फैसिलिटी दी गई है टैक्स पेयर को। अब बात रहे, एक कंफ्यूजन ये भी है कि क्यूआरएमपी के केस में क्या होना है भाई, क्यूआरएमपी वाले क्या करें, क्यूआरएमपी के केस में अपने को ध्यान में रखना है, क्यूआरएमपी वाला केस है, उस केस में क्या होगा, विल बिकम पार्ट ऑफ टू बी, यहाँ पे जीएसटीआर टू बी विल नॉट जनरेटेड इन पहला पहला मंथ, दूसरा मंथ ऑफ द क्यूआरएमपी, यहाँ पे जो है जीएसटीआर टू भी क्वार्टरली बेसिस पे ही जो है उसका, क्योंकि अपने को क्रेडिट कब लेना है, हमने क्रेडिट कब लेना है, लास्ट हमारे को थ्री बी कब फाइल करनी है, क्वार्टरली फाइल करनी है, तो उस केस में क्या रहेगा, इसका क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में जो है वहां पे टू बी जनरेट नहीं होगा, और क्वार्टर थ्री के अंदर जो है हमारा जो थर्ड मंथ होगा उसमें 3 महीने का जो हमारा को इफेक्ट लेना होता है उसी वे में ही फ्लो सारा चलेगा, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे क्यूआरएमपी वाले जो है कंफ्यूजन नहीं रही ना रहे, इसलिए जो है यहाँ पे बता दिया। इसमें एक चीज और बताइए, हमारे को ये भी ध्यान में रखना है, फ्लो के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑल आउटवर्ड सप्लाई, चाहे वो जीएसटीआर 1 से फ्लो हो रहा हो, चाहे वो आईएफएफ से फ्लो हो रहा हो, चाहे वो 1 ए के थ्रू फ्लो हो रहा हो, शेल पॉपुलेट इन आईएमएस, एक्सेप्ट करेंगे तो अवेलेबल में चला जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो आईटीसी रिजेक्टेड में चला जाएगा,
ठीक है, रिजेक्टेड वाला में चला जाएगा और वो वहां पे नॉट ऑटो पॉपुलेटेड इन 3B में नहीं आएगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट वाला तो किस में जाएगा, आईटीसी अवेलेबल में जाएगा 2B के, ठीक है ना। रिजेक्टेड वाला वो किस में जाएगा, आईटीसी रिजेक्टेड में जाएगा, ठीक है ना, आईटीसी रिजेक्टेड वाले में दिखाएगा 2B में। और इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा, एक्सेप्ट वाला तो 3B में ले लेंगे और रिजेक्टेड वाला जो है वो ऑटो पॉपुलेट 3B के अंदर वो नहीं आएगा, ठीक है ना। पर्पस जो है अपने को क्लियर होना चाहिए। और पेंडिंग वाला बात करें तो पेंडिंग वाले में जो है नॉट बिकम पार्ट ऑफ 2B में भी नहीं आएगा, वो 3B में भी नहीं आएगा उस मंथ में, है ना। बाद में जब हम उसको पेंडिंग से जो है आगे एक्शन लेंगे, उसका एक्सेप्ट रिजेक्ट, जब हम उसका एक्सेप्ट करेंगे तो फिर जो है वो जाके 3B में 2B में भी ऐड हो जाएगा आईटीसी अवेलेबल में, और 3B के अंदर भी वो आईटीसी में एलिजिबल आईटीसी के अंदर वो ऐड हो जाएगा, है ना। जब तक हम पेंडिंग का एक्शन नहीं लेते तब तक वो नहीं करेगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, साथ साथ जो है ध्यान में रखना है अपने को कि पेंडिंग एक्शन जो है 3 केसेस के अंदर अपने को नहीं मिलेगा। ये कौन से 3 केसेस है, जहां पे पहला है क्रेडिट नोट, ओरिजिनल क्रेडिट नोट के अंदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ही ऑप्शन मिलेगा, पेंडिंग का ऑप्शन वहां पे ओरिजिनल क्रेडिट नोट के अंदर नहीं मिलेगा, पहला ये वाला, ठीक है ना। दूसरे वाले की बात करें, दूसरा वाला अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट इन रेस्पेक्टिव एक्शन बाय टेकन बाय द रेसिपिएंट ऑफ द क्रेडिट नोट। यहाँ पे मान लेते हैं क्रेडिट नोट जो है 500 से बढ़ाकर जो है 600 कर दिया, 500 से बढ़ाकर 600 कर दिया, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का ही ऑप्शन है, पेंडिंग का ऑप्शन वहां पे नहीं रहेगा। तो ध्यान में रखना है, पेंडिंग का ऑप्शन कहाँ का नहीं है, ओरिजिनल क्रेडिट नोट में नहीं रहेगा। हमने अगर अमेंडमेंट करी है क्रेडिट नोट की और अमाउंट बढ़ाया है तो उस केस में भी जो है वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। इन रिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे रेसिपिएंट ने उसमें कोई भी एक्शन लिया हो, उस केस में जो है अगर हमने अमेंडमेंट करी है क्रेडिट नोट में और अमाउंट बढ़ा दिया तो वहां पे पेंडिंग का ऑप्शन नहीं रहेगा। और तीसरा क्या है, डाउनवर्ड अमेंडमेंट, अगर हमने क्रेडिट नोट का अमाउंट जो है रिड्यूस किया है, और यहाँ पे क्या है कि ओरिजिनल जो क्रेडिट नोट था, मान लेते हैं 500 का ओरिजिनल क्रेडिट नोट था और उसको जो है कम करके हमने 400 किया है, तो ओरिजिनल क्रेडिट नोट को अगर रिजेक्ट कर दिया, अगर ओरिजिनल क्रेडिट को नोट को रिजेक्ट कर दिया तो वहां पे भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ही ऑप्शन रहेगा, पेंडिंग का ऑप्शन वहां पे भी नहीं होगा। तो इन 3 केसेस में हमारे को जो है पेंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ध्यान में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं मेनली हाईलाइट कर रहा हूं। और चौथा क्या ऑप्शन है अपने पास, चौथा है जहां पे इनवॉइस या डेबिट नोट को, इनवॉइस या डेबिट नोट को अमेंड करके उसकी वैल्यू को जो है कम कर दिया। चौथा केस है जहां पे इनवॉइस या फिर डेबिट नोट को की वैल्यू को ही कम कर दिया, और वहां पे क्या हो गया, इनवॉइस जो है वहां पे 10,000 की वैल्यू थी, 10,000 की वैल्यू थी और वो एक्सेप्ट भी हो गई, 10,000 की वैल्यू एक्सेप्ट हो गई तो सामने वाले रेसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया 10,000 का, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। अब पीछे से आपने अगर उसको कर दिया अमेंडमेंट करके 8,000 कर दिया, तो वहां पे भी उस केस में भी अपने को दो ही ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया और 3B नॉट येट फाइल्ड, इस केस में दोनों चीजें हो गई। यहाँ पे डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट वेयर ओरिजिनल इनवॉइस और डेबिट नोट वाज एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट, और साथ में 3B हैज आल्सो बीन फाइल्ड, क्रेडिट भी ले लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया और 3B भी फाइल कर दी वहां पे अगर हम उसके अमेंडमेंट करते हैं तो उस केस में जो है अपने को पेंडिंग ऑप्शन नहीं रहेगा। आईएमएस डैशबोर्ड का अगर बात करें तो हमने इस तरीके का डैशबोर्ड देखा, इस तरीके का हम डैशबोर्ड देखते हैं ना, हमारे रिटर्न्स में लॉगिन करते हैं, रिटर्न सेक्शन में जाते हैं, वहां पे अपने को नीचे जो है यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है आईएमएस डैशबोर्ड की, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो लॉगिन करना, आप सर्विसेज में जाना, उसमें रिटर्न्स में जाना, रिटर्न्स में जाके आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट में आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम नीचे और डैशबोर्ड लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये डैशबोर्ड में देखो यही आएगा, नो एक्शन वाला कॉलम आएगा, एक्सेप्टेड वाला कॉलम आएगा, रिजेक्टेड वाला और पेंडिंग वाला। अब आप कोई एक्शन नहीं लेते या हमने एक्सेप्ट करा, एक्शन लेके एक्सेप्ट कर दिया, तो ये सब कहाँ ऐड हो गया, 2B में ऐड हो गया हमारा आईटीसी अवेलेबल के अंदर, ठीक है ना। हमने जो रिजेक्ट किया वो किस में चला गया, वो आईटीसी रिजेक्शन के अंदर चला गया। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, अभी हमने देखा था ना आईटीसी रिजेक्शन के अंदर चला जाएगा, वो वाला 2B के आईटीसी रिजेक्शन, जो हम रिजेक्ट करेंगे आईटीसी रिजेक्टेड के अंदर चला जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। सेकंड वाला, ये पहला वाला कहाँ चला गया, आईटीसी अवेलेबल में चला गया, 1 लिख दिया मैंने इसमें, और 2 हो गया हमारा जो हमारा 2B के रिजेक्शन वाले में चला गया, और तीसरा वाला हमारा कहाँ जाएगा, ना तो वो अपना 3B में ना वो 2B में आएगा। जब हम फर्दर उसको करेंगे एक्सेप्ट करेंगे तब वो जो आके हमारा 2B के अंदर और 3B के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड वाला हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, डीम्ड एक्सेप्टेंस होगा तो, और इट इज मैंडेटरी टू रिकम्प्यूट, ठीक है। हमने कोई चेंजेस करे तो, क्योंकि 2B में तो ऑलरेडी जो इनवॉइस नो एक्शन वाले हैं वो सारे के सारे डीम्ड में आ रहा होगा,
ठीक है, टू बी फ्लो हो रहा होगा, हम उसमें जब भी कोई चेंज कर रहे हैं तो हमारे को क्या करना है, हमारे को रिकम्प्यूट करना है, टू बी को हमारे को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला। इसमें क्या है कि फॉलोइंग सप्लायर नो गो टू आईएमएस, इसमें ये जो है ये वाले जो है आईएमएस के अंदर नहीं जाएंगे। कौन कौन से नहीं जाएंगे? विल डायरेक्टली पॉपुलेटेड इन 3B, 3B में डायरेक्ट जाएंगे। कौन कौन से हैं? अगर आपके इनवर्ट सप्लाई आरसीएम की है, ठीक है, वो जो है वो डायरेक्ट फ्लो होगी। वेयर सप्लाई हैज रिपोर्टेड, वेयर द सप्लायर हैज रिपोर्टेड इन टेबल 4B ऑफ आईएफएफ या जीएसटीआर 1 है, तो वो जो है वहां पे जो है वो आईएमएस में नहीं आएगा, वो 3B के अंदर डायरेक्ट आ जाएगा। और साथ में दूसरा केस कौन सा है? दूसरा है आईटीसी नॉट एलिजिबल की बात करें, सप्लाई वेयर आईटीसी इज नॉट एलिजिबल ड्यू टू, चाहे वो 16(4) की वजह से हो, चाहे वो प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल की वजह से हमारे को आईटीसी नहीं मिलना, चाहे हमारा टाइम निकल चुका हो, चाहे वो प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल की वजह से हो, तो दोनों केस में जो है वो आईएमएस में नहीं आएंगे। ये बात जो एक तो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं मूव करता हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लेके चलो। बाकी जो है कुछ पॉइंट हमने स्किप करे, जो कि आप स्टडी नॉर्मल स्टडी करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। जो मेन मेन हाईलाइटेड पॉइंट है, जो जहां पे जो ज्यादा जरूरी वाले हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आईएमएस में जो है फर्दर कोई जो है क्वेरी ना बचे। ठीक है ना। लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर, सप्लायर की लाइबिलिटी, मैं रेसिपिएंट टू सप्लायर की लाइबिलिटी की कब बढ़ेगी? कौन से केस में सप्लायर की लाइबिलिटी? मैं रेसिपिएंट क्या कर रहा हूं? क्रेडिट ले रहा हूं, लेकिन सप्लायर की लाइबिलिटी कब कब बढ़ सकती है? विल इंक्रीज इन 3B फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, अगले महीने की 3B की लाइबिलिटी सप्लायर की कब कब बढ़ सकती है? ये देखिए, जहां पे इनवॉइस हैज बीन रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट, मैं मान लेते हैं रेसिपिएंट हूं, यहां आप अपने आप को मान लो, आप रेसिपिएंट हो तो मैं सप्लायर हूं, मेरी लाइबिलिटी कब कब बढ़ेगी? जब आप जो है एज अ सप्लायर, एज अ रेसिपिएंट जो है रिजेक्ट कर दोगे। आईएमएस आपको फैसिलिटी मिल गई, आईएमएस फैसिलिटी में आपने रिजेक्ट कर दिया, तो हो सकता है मेरी 3B की लाइबिलिटी, जो अपकमिंग 3B की लाइबिलिटी मेरी बढ़ जाए। किस वजह से बढ़ जाए? कब कब बढ़ जाए? पहला केस, क्रेडिट नोट, ओरिजिनल क्रेडिट नोट को ही रिजेक्ट कर दिया, ओरिजिनल क्रेडिट नोट को ही आपने रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाए। मैंने आपको क्रेडिट नोट, ये देखो एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने आपको क्रेडिट नोट का इनवॉइस काटा था, 10,000 का क्रेडिट नोट दिया 800 रुपए का, ठीक है ना। मैंने जो है अपनी लाइबिलिटी 9200 पे कर दी, और क्या हुआ उसके बाद? क्या था? इशू कर दिया, क्रेडिट नोट इशू कर दिया, रेसिपिएंट ने क्या करा? रिजेक्ट कर दिया, रेसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? मेरी जो है लाइबिलिटी जो है 800 रुपए की बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 9200 में नेट जो है क्रेडिट जो है टैक्स पे किया, तो मेरी लाइबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वहां पे जो है उसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। सेकंड क्या है? अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट, ठीक है ना। अपवर्ड क्रेडिट जो हुआ था सेम वे में, जहां पे रेसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया, वहां पे टेकन इन रिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे जो है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्शन टेकन बाय द रेसिपिएंट ऑफ द ओरिजिनल क्रेडिट नोट। अपवर्ड अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट का जो है ये 800 से बढ़ाकर 900 कर दिया, तो उस केस में भी, लेकिन मैंने क्रेडिट नोट की वैल्यू 800 से 900 कर दी, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट, उस केस में भी लाइबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी, मेरी लाइबिलिटी एज अ सप्लायर बढ़ जाएगी। तीसरा केस, डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट, यहाँ पे क्या है? 800 से मैंने घटा के क्रेडिट नोट को जो है क्या कर दिया? 500 कर दिया, लेकिन क्या करा आपने? एज अ रेसिपिएंट रिजेक्ट कर दिया। इफ द ओरिजिनल क्रेडिट नोट वर रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट, जो ओरिजिनल था 800 वाला वो ही रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में भी जो है मेरी जो है लाइबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी। चौथा केस क्या बनता है? डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट। मान लेते हैं 10,000 का जो है इनवॉइस था, 10,000 का मैंने आपको इनवॉइस इशू किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और आईटीसी ले लिया, 10,000 का आपने आईटीसी ले लिया, ठीक है ना। ये वाला एग्जाम्पल एक बार देखो, इसको जो है ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या करा? उसको अमेंड करके जो है 10,000 को 7,000 कर दिया। यहाँ पे क्या है? आपने रिजेक्ट कर दिया उसको 7,000 को, यहाँ पे क्या हो गया? 7,000 को रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे फर्दर क्या हो गया? लाइबिलिटी जो है, यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज जो है सब्सिक्वेंट 3B में लाइबिलिटी जो है मेरी बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका एज अ रेसिपिएंट क्या इंपैक्ट ले रहे हो, उससे भी सप्लायर की लाइबिलिटी में चेंज आ सकता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है समझने वाला, कि कौन कौन से केसेस में जो है यहाँ पे रेसिपिएंट क्या रिएक्ट करता है, उससे भी सप्लायर को जो है फर्क पड़ सकता है आईएमएस फैसिलिटी के द्वारा।
जो कि अभी तक एक्सेप्ट रिजेक्ट, जो कि स्टार्टिंग में अगर हम बात करें जब जीएसटी आया था तो जीएसटीआर 2 का कुछ नाम आपने सुना होगा। जीएसटीआर 1, 2, 3 जो है वहां पे बनाने का सिस्टम जो है डिस्कशन हुई थी बहुत पहले। तो वहां पे क्या था, 2 में ऐसा ही कुछ लाना चाह रहे थे वो, कि वो एक्सेप्ट रिजेक्ट मॉडिफाई का ऑप्शन वहां पे डालें, और वो फिर जो है अगली रिटर्न आए 1 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, ऐसे करके जो है सिस्टम बनाया था। वो बात अलग है कि वो स्टार्टिंग से ही वो सिस्टम नहीं बना। वन जीएसटीआर 1 तो रही, 2 नहीं आया, और 3 का क्या हो गया, 3 भी हो गया। लेकिन उस तरीके के कॉन्सेप्ट को ही जो है आईएमएस में अगर आप देखोगे तो उस तरीके से कॉन्सेप्ट को ही बिल्ड करके यहाँ पे लाया गया। और बहुत जल्दी हम देखने को ये भी जो है मिलेगा अपने को कि जीएसटीआर 3 भी जो है ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है ना? अगले साल में अपने को ये चेंज भी देखने को मिल सकता है कि बहुत जल्दी जहाँ पे जीएसटीआर 3 बी को भी जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये जानना एज़ अ प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कि किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें कहाँ पे कुछ एक्शन जो है रेसिपिएंट ने लिया, कुछ एक्शन जो है फर्दर अमेंडमेंट कर दी मान लो कहीं पे, या रेसिपिएंट ने कोई एक्शन लिया, तो उस तरीके से किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, 2B वगैरह में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा लिटिगेशन के मैटर भी बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा समझने वाला मुद्दा बन चुका है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले क्या था, 14 तारीख को जनरेट हो जाता था, उसके हिसाब से जो है वहां पे जो है हम अपनी 3B में अपनी कैलकुलेशंस वगैरह करते थे, और वहां पे उस हिसाब से उसका क्रेडिट फ्लो होता था। यहाँ पे जो है अब एक फैसिलिटी जो नई डाली गई है, उसमें जब रेसिपिएंट जो है इम्पैक्ट करेगा उसको, जो है उसमें आईएमएस में वो जो है प्ले करेगा, तब उससे जो है इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किस तरीके से आ सकता है, वो बहुत देखने वाला मुद्दा है। ठीक है ना? तो ये आज हमने आईएमएस का एक ओवरव्यू किया, और हमने साथ साथ इंपॉर्टेंट जो जो पॉइंट इसमें हो सकते थे उन सब मुद्दों पे बात करी, ताकि जो है ये इंपॉर्टेंट मुद्दे किसी भी तरीके से मिस आउट ना हो। जहां जहां पे कंफ्यूजन हो सकती थी वो आज की इस वीडियो में हमने हमने कवर किया। फर्दर हम इसके ऊपर अलग अलग चीजों में भी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे और मुद्दे निकल के आ रहे हैं, तो हम उसको लेटर स्टेज पे करेंगे। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट था आईएमएस का, वो हमने इसको लेके चले। ठीक है ना? तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।